हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के फर्स्ट बुक का हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, क्योंकि आपको क्लास 12 में 2 बुक पढ़ने पड़ेंगे। तो फर्स्ट बुक का नाम है आपका मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। जी हाँ, और जो सेकंड बुक है आपका वो भारत लोक और अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग दोनों बुक को पढ़ेंगे। तो आपको मैं फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर जो है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र के बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मैं जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कवर कराऊंगा, और इसके बाद में इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारा आपको कराते चलूँगा। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो चलते हैं यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, और आप लोग साथ साथ में हो सके तो नोट करते चलिएगा। जी हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव भूगोल की परिभाषा दे। जी हाँ, सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है हमारा, क्या नाम है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि मानव भूगोल होता क्या है। तो यहाँ पे आप लोग आसान शब्दों में आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। जी हाँ, तो मानव भूगोल क्या है? भूगोल की एक यानी ज्योग्राफी की क्या है? मेन ब्रांच है, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग? मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो मानव भूगोल में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? यानी मानव की उत्पत्ति से लेकर, यानी मानव जब से दुनिया में आया उसकी उत्पत्ति से लेकर जो वर्तमान समय में, जो प्रेजेंट टाइम में पर्यावरण के साथ जो भी संबंध है उसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? वो मानव भूगोल में करते हैं। अनेक ज्योग्राफर्स ने मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे जो एक हमारा भूगोल वेत्ता है कौन है? कु एलन सैंपल। जी हाँ, तो उनके अनुसार उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा किस प्रकार दी है, यहाँ पे समझिए आप लोग। मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जी हाँ, उन्होंने किस प्रकार परिभाषित किया है कि क्रियाशील मानव क्या है? हमेशा इंसान कार्यों में लगा हुआ है। तो क्रियाशील मानव और जो अस्थायी पृथ्वी है। जी हाँ, आप सबको बताइए, जिस प्रकार पृथ्वी पहले थी वो पृथ्वी अभी नहीं है। क्या है? अस्थायी, यानी हमेशा ये बदलती रहती है। तो अस्थायी पृथ्वी के जो परिवर्तनशील संबंध है उसी का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दिया है? यानी कु एलन सैंपल ने दिया है। तो हम लोगों ने मानव भूगोल को अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जी हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव भूगोल के अध्ययन में संभववाद विचारधारा क्या है? जी हाँ, एक विचारधारा है संभववाद। ये इसके यानी मानव विकास के, यानी मानव भूगोल के अध्ययन में इसका क्या योगदान है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं आसान शब्दों में। संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लुसियन फेवरे ने किया था। जी हाँ, तो आपको एक पॉइंट याद रखने हैं कि जो संभववाद विचारधारा है ये इसका प्रतिपादन किसने किया था? एक फ्रांसीसी क्या था? इतिहासकार था। कौन? लुसियन फेवरे, उन्होंने किया था। और उन्होंने किसमें किया था? यानी जो उनकी पुस्तक थी ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। जी हाँ, उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था और 1925 ईस्वी में किया था। जी हाँ, यहाँ से आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि नहीं किसने किया था? लुसियन फेवरे ने किया था, और अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में किया था, और 1925 ईस्वी में किया था। जी हाँ, यहाँ से आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट नोट कर लेना है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। जी हाँ, और इस विचारधारा यानी संभववाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य क्या कर सकता है? अपनी पर्यावरण में, अपने इन्वायरमेंट में क्या कर सकता है? परिवर्तन करने में समर्थ है। जी हाँ, यानी चेंजेस कर सकता है वो, उसको करने में क्या है? ये समर्थ है, यानी वो चेंज कर सकता है अपने पर्यावरण को, तथा वह प्रकृति दत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया प्रकृति दत्त। तो प्रकृति दत्त का मीनिंग क्या होता है? यानी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ जो भी संभावना है उसका, यानी मनुष्य क्या कर सकता है? इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है। जी हाँ, जो संभववाद विचारधारा है ये प्रकृति की तुलना में, नेचर की तुलना में ये किसको महत्वपूर्ण स्थान देता है? मनुष्य को। जी हाँ, यानी इसमें जो मेन जो स्थान मिला है, जो किसको मिला है? वो मनुष्य को मिला है, ना कि प्रकृति को मिला है। तो प्रकृति को इसमें कम समझा गया है, यानी इंसान को यानी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे संभववाद विचारधारा देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, और आप लोग हो सके तो साथ साथ में नोट करते चलेगा। और अगर आप टेलीग्राम पे अब तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम में PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको दोबारा अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। क्या बोला जा रहा है? निश्चयवाद क्या है? जी हाँ, तो हम लोगों ने संभववाद पढ़ लिया था, उनके बारे में अच्छी तरीके से जान लिया। अब हम लोग यहाँ पे निश्चयवाद देखेंगे कि निश्चयवाद होता क्या है। जी हाँ, ये दोनों विचारधाराएं क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है। जी हाँ, किस प्रकार ऑपोजिट है, किस प्रकार उल्टा है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं।
निश्चयवाद की अवधारणा मुख्यतः जर्मनी की देन है। जी हाँ, तो निश्चयवाद की जो अवधारणा है इसको किसने दिया था? इसको जर्मनी ने दिया था। इस विचारधारा के जनक जर्मन विद्वान रेडियल थे। हाँ, और इसको जो जनक इनका जो जनक था, इनको जो प्रतिपादित किया था वो कौन किया था? रेडियल ने किया था। तो ये आप पॉइंट आपको याद रखने हैं। निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। जी हाँ, तो ये जो तीन टर्म यहाँ पे आया है, ये तीन टर्म जो है वो एक ही है, सेम है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। निश्चयवाद बोल सकते हैं, उसको पर्यावरणीय निश्चयवाद बोल सकते हैं, या उसको नियतिवाद बोल सकते हैं। यह एक पुरानी विचारधारा है। जी हाँ, ये कैसी विचारधारा है? ये पुरानी विचारधारा है। इस विचार के समर्थकों का मत है कि मानव के समस्त व्यवहार प्रकृति द्वारा नियंत्रित होते हैं। जी हाँ, तो हम लोगों ने संभववाद में क्या पढ़ा था? यानी जो कंट्रोल होता है वो कौन करता है? यानी मनुष्य करता है। लेकिन इस विचारधारा में क्या होता है कि जितने भी जो मानव के समस्त व्यवहार है, मानव से रिलेटेड जो भी व्यवहार है, जो भी कार्य है, वो उसका जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? प्रकृति करता है। जी हाँ, नेचर करता है। प्रकृति के नियम अनुसार ही मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। जी हाँ, और प्रकृति के नियम के अनुसार, यानी जो नेचर ने जो नियम बना दिया है उसी के अनुसार ही मनुष्य को क्या करना पड़ता है? जो अपनी आवश्यकता है, जो भी हमारी नीड्स है, उसको नियंत्रण रखना पड़ता है। किसके? यानी प्रकृति के नियम के अनुसार। प्रकृति के सहयोग के बिना मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता है। जी हाँ, और इसमें प्रकृति के नेचर के सहयोग के बिना, मदद के बिना मनुष्य क्या नहीं कर सकता? उन्नति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता, नहीं कुछ कर सकता है। जी हाँ, हम लोगों ने देख लिया कि जो संभववाद विचारधारा है उसमें जो कंट्रोल रहता है वो किस पर रहता है? यानी मनुष्य के हाथ में रहता है, यानी मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल करता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो नियतिवाद है इसमें कंट्रोल किसके हाथों में होता है? प्रकृति के हाथों में होता है। यानी प्रकृति के नियम के अनुसार ही इंसान क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है। तो हम लोगों ने यानी दोनों विचारधारा को देख लिया, जो कि एक दूसरे से क्या है? दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मानव का प्राकृतिकरण से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन से क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। जी हाँ, तो जो मानव का प्राकृतिकरण का जो तात्पर्य है वो क्या है? यानी मानव को प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। आदिम काल यानी प्राचीन काल में प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया था। जी हाँ, तो आप सबको पता ही था कि जो आदिम काल है, यानी जो प्राचीन काल है, उसमें जो प्रौद्योगिकी, यानी इसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी। जी हाँ, उसका जो स्तर था, उसका जो लेवल था, क्या था? अत्यंत निम्न था, यानी अत्यंत लो था। जिसके कारण क्या किया? मानव ने प्रकृति के अनुसार अपने आपको क्या कर लिया? ढाल लिया था। क्या? जी हाँ, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो प्रकृति को अच्छे तरीके से समझ सके और उसको कंट्रोल कर सके और कुछ कर सके, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। जी हाँ, आदिम काल में, प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? यानी प्रकृति को भली भांति नहीं समझ सके थे कि प्रकृति क्या है, हम लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। वह प्रकृति को सुनता था, यानी आदिम काल में लोग क्या करता था? प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से डरता था। जी हाँ, उसकी शक्ति से क्या करता था? आदमी डरता था, और साथ ही वह प्रकृति की पूजा भी करता था। जी हाँ, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस कारण से क्या करता था लोग? यानी प्रकृति की पूजा करता था, प्रकृति को सुनता था, उनकी शक्ति से इंसान क्या? डरता था। जी हाँ, यानी प्रकृति को छेड़छाड़ करने में इंसान क्या करता था? डरता था। लेकिन अभी क्या हो चुका है? यानी प्रकृति का मानवीकरण हो चुका है। जी हाँ, यानी प्रकृति को मानव अभी अपने आप अपने अनुसार ढालना शुरू कर चुका है। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है? प्रकृति का मानवीकरण हो चुका है। लेकिन जो पहले जो आदिम काल था उसमें क्या था? यानी मानव का प्राकृतिकरण था, यानी मानव प्रकृति के कंट्रोल में था। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिया, और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग साथ साथ में आंसर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, और जितने भी स्टूडेंट क्लास पे जुड़े हुए हैं यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए और राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? जी हाँ, यानी कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे जो भूगोल का वर्णन नहीं करता, भूगोल को एक्सप्लेन नहीं करता है? तो यहाँ पे 1 का राइट आंसर बताने हैं आपको। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। जी हाँ, ये जो हमारा ऑप्शन है ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। इसी तरह हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे, और आप लोग इसी तरह साथ साथ में आंसर बताते चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो एक भौगोलिक सूचना का नहीं
स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने, इससे भौगोलिक सूचना हमको नहीं मिलता है, कोई स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेंगे। क्या 3 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, यहाँ पे एक वर्ड आया अन्योन्य क्रिया। जी हाँ, जिसका मीनिंग होता है, क्या होता है, इंटरेक्शन। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो लोगों और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, फैक्टर है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, प्रौद्योगिकी। जी हाँ, जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, किसके यानी लोगों और पर्यावरण के बीच इंटरेक्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेंगे। क्या है 4 में, और साथ साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताते चलेगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आ रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम, जी हाँ, नहीं है। उपागम मतलब अप्रोच। जी हाँ, कौन सा एक मानव भूगोल का अप्रोच नहीं है, यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अन्वेषण और जो वर्णन है ये मानव भूगोल का उपागम अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा है। जी हाँ, मैंने आपको बता भी दिया था कि ये परिभाषा ये किसने दिया था मानव भूगोल के बारे में। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखानी कू एलन सैंपल ने दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। जी हाँ, ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसको किसने गढ़ा है, यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, यानी इरेटोस्थनीज, इसने ये शब्द को गढ़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया था किसने किया था संभववाद शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर बी यानी लुसियन फेब्रे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ, कौन सा घटक है जिसको महत्वपूर्ण माना गया है संभववाद अवधारणा में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी मानवीय घटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो संभववाद अवधारणा है, विचारधारा है, उसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, और जो निश्चयवाद अवधारणा है उसमें प्रकृति को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये बात आपको दोनों को याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। जी हाँ, जो आधुनिक मानव भूगोल है, जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है। यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, नहीं फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। इसी तरह आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर बता दे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। जी हाँ, तो नव निश्चयवाद जो है उसके प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, टेलर, जिसका नाम पूरा नाम क्या है, ग्रिफिथ टेलर। तो आपको पूरा नाम भी याद रखने एग्जाम में आ सकता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 11 को देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, नियतिवाद के विचारक कौन थे। जी हाँ, जो नियतिवाद है इसके विचारक कौन थे, तो यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी, ये जो सभी जो क्या थे, ज्योग्राफर्स थे, इन्होंने नियतिवाद का विचार दिया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला जा रहा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। जी हाँ, एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके राइटर, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक रेडजेल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्या है 13 में, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन सा विद्वान यानी कौन सा स्कॉलर है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बर्ट्रैंड रसल, ये क्या है, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जी हाँ, कौन सा प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो मैंने आपको बार बार बता दिया था, क्या, यानी जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक है, वो क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो
कौन मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है मानव की, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नहीं, परिवहन ये हमारी मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर सी सैन्य भूगोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्टिव इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे कवर कर लिया है और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको भी कवर कर लिया है। इसी के साथ हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नहीं आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितने भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप क्लास को अटेंड कर सके। और आप तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको लिंक को क्लिक करके हर हाल में जुड़ जाना है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।